Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. How to use biofertilizer and what is the right time to use these biofertilizers? So there is a lecture I have uploaded and I have mentioned the advantages of biofertilizer कि बायोफर्टिलाइजर के एडवांटेज क्या होते हैं। आप उस लेक्चर को देखिए और इसका क्या तरीका और क्या टाइम होना चाहिए बायोफर्टिलाइजर का, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो जो बायोफर्टिलाइजर्स आर जनरली यूज्ड टू इन्हांस द नाइट्रोजन in soil and phosphorus. So nitrogen fixing microorganisms are there like azotobacter. It is free living and it can be used in any crop. So for nitrogen, the important one are azotobacter and azospirillum. And these two biofertilizer can be used in any crop, can be used in all crops, whether it is a maize, whether it is sugarcane और राइस है, चाहे कोई भी है, कोई भी क्रॉप है, आप किसी भी क्रॉप में इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दीज आर फ्री लिविंग। बट राइजोबियम इज यूज्ड ओनली इन पल्स क्रॉप और लेग्यूम क्रॉप वी कैन से। फॉर एग्जांपल ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम, मूंग है, उड़द है, मटर है, मसूर है, अरहर है, उसमें राइजोबियम को ही यूज़ करना चाहिए और इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो बी केयरफुल दैट राइजोबियम इज यूज्ड ओनली इन पल्स क्रॉप। जिन फसलों से हम दाल मिलती है, दाल वाली फसलों में राइजोबियम को यूज़ करना चाहिए। और बाकी कोई भी है, कोई भी क्रॉप है, चाहे गन्ना ही क्यों ना हो, उसमें हम एजिटोबैक्टर एजिस्पर्म यूज़ करते हैं। लेकिन एक एसिटोबैक्टर आता है शुगर केन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एसिटोबैक्टर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुगर केन के लिए। हालांकि इसको हम और क्रॉप में भी यूज़ कर सकते हैं बट इट इज़ specifically for sugarcane. So these are the biofertilizer. Major are these three: azotobacter, azospirillum, and the rhizobium. And for phosphorus, there is phosphorus solubilizing biofertilizer or bacteria. तो ये PSB होती हैं। PSB enhance the solubility of the phosphorus into soil. उस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन की अमाउंट सॉइल के अंदर बढ़ती जाएगी, तो उसमें आपको फिर बाहर से जो NPK फर्टिलाइजर है, यूरिया, उसको कम देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सॉइल को इनरिच करते हैं नाइट्रोजन से। और ये जो पीएसबी करते हैं, जो सॉइल के अंदर ऑलरेडी जो फास्फोरस है पहले से, जो फिक्स हो गया है, जो सॉल्युबल नहीं है, उसको सॉल्युबलाइज करते हैं। तो पीएसबी कैन बी यूज्ड इन ऑल क्रॉप्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम किस में यूज करना चाहिए। राइजोबियम को केवल पल्स में करना चाहिए, बाकी हम किसी भी बायोफर्टिलाइजर को सभी क्रॉप में यूज कर सकते हैं। एंड हाउ टू यूज, तो देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन यूज दिस बायोफर्टिलाइजर। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं in general। अगर ट्रांसप्लांटेड क्रॉप है देन रूट डिपिंग और सीडलिंग डिपिंग। एंड इफ थर्ड वन इज द सॉइल एप्लीकेशन। सो फर्स्ट वन इज सीड ट्रीटमेंट। इफ वी यूज द एजिटोबैक्टर इन wheat crop or maize crop or any other crop, seed treatment is a good method. And in this case use 20 gram biofertilizer per kg seed। तो 1 किलोग्राम सीड के लिए हमें 20 to 25 ग्राम बायोफर्टिलाइजर जरूरत होती है। सो फॉर 10 ग्राम, सो इट वी टेक अबाउट 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर एंड मिक्स 1 लीटर वाटर एंड इट इज सफिशियंट फॉर 10 kg सीड। तो इसको 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर लीजिए और 1 लीटर पानी मिलाइए, एक सलरी बन जाएगी, गाढ़ा सा घोल बन जाएगा 200 ग्राम को मिलाने पे 1 लीटर में। और फिर इसको हम 10 kg सीड के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अब चूंकि ये चिपक जाए, सो दिस बायोफर्टिलाइजर शुड बी स्टिक ऑन द सीड, तो सीड के ऊपर चिपक जाए, दैट्स वाई वी ऐड अबाउट 50 ग्राम जैगरी और गुड़ को मिला दीजिए। तो ये जो है चिपचिपा हो जाएगा, जिससे कि ये सीड पे चिपक जाएगा। तो दिस इज द सीड ट्रीटमेंट एंड कैन बी यूज्ड इन एनी क्रॉप, सीड क्रॉप जिसकी हम बुआई कर रहे हैं। एंड इट शुड बी डन जस्ट बिफोर सोइंग, 24 आवर बिफोर सोइंग। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी हैं जिसमें हम फंजीसाइड जैसे थीरम से ट्रीट करते हैं, या इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड शूट फ्लाई के अगेंस्ट हम ट्रीट करते हैं, तो हम फंजीसाइड भी यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। तो उस केस में ऐसा करना है हमको, तो फर्स्ट यूज़ फंजीसाइड, पहले हम फंजीसाइड को यूज़ करें, देन इट इज़ इंसेक्टिसाइड को यूज़ करें, और तब जो है हम बायोफर्टिलाइजर को यूज़ करें, या राइजोबियम को यूज़ करें तो राइजोबियम को या बायोफर्टिलाइजर को यूज़ करें।
वी कैन से बायो फर्टिलाइजर हो सकता है, आप एजोटोबैक्टर यूज कर रहे हो. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस कि हमें किसको कैसे यूज करना है. एंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन अबाउट 24 आवर्स, 24 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस रखें, 1 डे का टाइम का डिफरेंस रखें, 24 आवर्स, यहाँ पे भी 24 आवर्स इसके बीच में भी रखें. एंड इन दिस केस if fungicide, insecticide और rhizobium is used, then increase the amount of dose. तो इस समय इसकी डोज को बढ़ा दें, करीब 2 टाइम्स कर दें, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स की पॉपुलेशन हो सकता है इससे नेगेटिवली अफेक्ट हो जाए, तो इसकी डोज को इंक्रीज कर दें, डबल कर दें. तो सीरीज इज फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम एंड एब्रीवेटेड इट एज FIR. जो हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस थाने में, FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हमें सीड में FIR करनी है. सीड में FIR का मतलब है कि पहले फंजीसाइड से ट्रीट कीजिए, देन कीप द सीड फॉर 24 आवर्स, देन इंसेक्टिसाइड यूज़ कीजिए, उसके बाद राइजोबियम है या एजोटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर है, जो भी बायो फर्टिलाइजर है उसको यूज़ करना है. और उसके तुरंत उसके बाद जो ये ट्रीट हो जाए, इसके 24 आवर्स बाद हमको इसकी सोइंग कर देनी चाहिए. सो दिस इज़ दी सीड ट्रीटमेंट मेथड. एंड सीड ट्रीटमेंट जब हो जाए तो बहुत टाइम तक सीड को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माइक्रोबियल पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगती है. तो आफ्टर द सीड ट्रीटमेंट, आफ्टर 24 आवर्स, सीड शुड बी सोन. तो अब ये जो माइक्रोब्स हैं जो हमने सीड ट्रीट किया, मान लीजिए ये सीड है, इस पर हमने ट्रीट कर दिया, इसको चिपक गए हैं माइक्रोब्स की. दीज आर द बायो फर्टिलाइजर्स आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स आर देयर. बैक्टीरिया की, फंगस की लिविंग सेल्स होती हैं. अब ये लिविंग सेल्स क्या हो जाएंगी, इस पर चिपक जाएंगी, और जब इसको सोइंग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई, सॉइल में मल्टीप्लाई होने लगेगी, और जैसी रूट निकलेगी उसके चारों तरफ फैल जाएंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे या फास्फोरस को सॉल्युलाइजेशन करेंगे. तो ये इसका एक मेथड है. तो इसलिए इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं, आप 100 ग्राम भी कर सकते हैं, उसको चिपक जाए उसके लिए. सो दिस इज द मेथड सीड ट्रीटमेंट. Another is seedling treatment. Suppose a vegetables crops are grown by transplanting. हम कोई ट्रांसप्लांटिंग करके कोई वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए टमाटर की सीडलिंग लगा रहे हैं, या बैगन की हम लगा रहे हैं, या राइस की हम कर रहे हैं, या शुगर केन को भी जो सेट है उसका भी अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम बायो फर्टिलाइजर को यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज सीडलिंग ट्रीटमेंट और रूट डिपिंग. तो सेकेंड मेथड इज सीडलिंग और रूट डिपिंग. तो इन दिस केस टेक अबाउट 1 kg बायो फर्टिलाइजर, जो भी हमें लेना है. तो चूंकि इसमें तो राइजोबियम करेंगे नहीं, क्योंकि राइजोबियम तो पल्स क्रॉप में होता है, तो हम एजोटोबैक्टर से कर रहे हैं या PSB से कर रहे हैं हम सपोज. तो 1 kg एजोटोबैक्टर और PSB, एंड टेक अबाउट 10 to 15 लीटर वाटर एंड डिप दी सीडलिंग. माने ये सीडलिंग है, ये इतनी बड़ी हमें सीडलिंग माना ग्रो करनी है, तो इसकी जो रूट्स हैं केवल इसी को जो है इस सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए 20 to 30 मिनट्स. तो होगा क्या कि ये चूंकि इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर्स की जो माइक्रोबियल सेल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इसके रूट्स पे क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी. अब जब इसकी फील्ड पे हम ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो ये माइक्रोब्स फील्ड में चले जाएंगे इन रूट के साथ, और वहाँ एक्टिविटी शो करेंगे. देन दे विल फिक्स द नाइट्रोजन, दे विल सॉल्युलाइज द फास्फोरस. तो दिस इज द मेथड. तो ये अगर मान लीजिए वाटर कम हो जाए तो दोबारा एक नया सोल्यूशन बना लीजिए. इसी तरह से अगर शुगर केन के हमें सेट्स को डिप करना है, शुगर केन के सेट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा बायो लेना पड़ेगा, और पानी भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और बड़े कंटेनर में लेना पड़ेगा. तो ये हम जनरली सीडलिंग वेजिटेबल्स में करते हैं, या हम राइस में भी कर सकते हैं, राइस सीडलिंग को डिपलिंग कर सकते हैं PSB में या एजोटोबैक्टर में. सो दिस इज द मेथड हम जनरली वेजिटेबल में फॉलो कर सकते हैं इसको. तो टाइम कितना है, 20 to 30 मिनट. एंड थर्ड वन इज सॉइल एप्लीकेशन. वी कैन यूज दी बायो फर्टिलाइजर डायरेक्टली इनटू द सॉइल, बट वी हैव टू फॉलो सम प्रिकॉशन. हम सॉइल में सीधा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बायो फर्टिलाइजर हैं, देखिए वो बैक्टीरिया या फंगस हैं. तो हम जब अप्लाई करते हैं तो सॉइल में ऑलरेडी पहले से बैक्टीरिया फंगस रहते हैं, तो वो नेटिव हैं, जो बाहर से हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं इनके साथ कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, और इनकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते. तो जो हमारे बायो फर्टिलाइजर की जो पॉपुलेशन वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि उसमें सॉइल में ऑलरेडी ही पहले से इतने बैक्टीरिया फंगस हैं जो उसको कम्पीट कर देते हैं. तो ऐसे केस में हमको सॉइल एप्लीकेशन बड़ा केयरफुल होना चाहिए. ऐसे केस में हमको 5 kg हम बायो फर्टिलाइजर लें, 5 kg बायो फर्टिलाइजर, एंड इट मिक्स विद द 50 kg FYM. अब FYM के साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं तो FYM क्या देगा, इसको कार्बन सोर्स देगा, ये बहुत अच्छी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें. सो मिक्स 5 kg बायो फर्टिलाइजर विद 50-60 kg FYM, और इसको हम
डाल सकते हैं, एक एकड़ एरिया में या 1.5 एकड़ एरिया में हम डाल सकते हैं, और क्वांटिटी को बढ़ा दें तो हम 1 हेक्टर एरिया में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक क्वांटिटी है इन जनरल अप्लाइड इन 1 एकड़ एरिया। तो इसको हम 10 kg भी कर सकते हैं, तो इसको 100 kg कर दिए तो 1 हेक्टर के लिए हो जाएगा। एंड इसमें FYM के साथ मिलाना इसलिए जरूरी है ताकि ये इसके जब FYM में रहेगा तो FYM के जो कार्बन सोर्स है इसको यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर, ये दिस बैक्टीरिया, और दे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको पूरे खेत में हमको छिड़कना है ब्रॉडकास्ट, एंड इट शुड बी मिक्स प्रॉपरली इनटू द सॉइल। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब हम हैरो करते हैं, लास्ट हैरो जब हम फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उस समय हम छिड़क कर इसको प्रॉपरली मिक्स कर दें। सो दिस इज द सॉइल एप्लीकेशन, बट प्रिकॉशन इज दैट during the field preparation we use the chemical fertilizer, so these should not be in direct contact with the chemical fertilizer। तो मान लीजिए फरो हमने खोल दी, इसके अंदर हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और इसी में हम मान लीजिए बायो फर्टिलाइजर डाल देते हैं, तो क्या होगा, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ये इसको क्या करेंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे, क्योंकि केमिकल्स हैं और माइक्रो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो कभी नेवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर डायरेक्टली विद द बायो फर्टिलाइजर, दोनों को सेपरेट करें, या तो इसको अलग डाल लें, बायो फर्टिलाइजर अलग डाल लें, केमिकल फर्टिलाइजर को अलग डालें। तो अगर एक साथ यूज करेंगे तो ये बायो फर्टिलाइजर के लिए हार्मफुल हो जाते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें से केमिकल्स निकलते हैं, आयंस होते हैं, एक्चुअली में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इस हाई आयन कंसंट्रेशन पे ये बायो फर्टिलाइजर वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि बैक्टीरिया हैं जिससे इनकी सेल की डेथ हो जाती है। तो सॉइल एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं, तो प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा ये होगा कि हम इसको अगर सोइंग से 15 से 20 दिन पहले अप्लाई करें, 15 to 20 days बिफोर सोइंग, 15 to 20 days बिफोर सोइंग। द रीजन इज दैट कि जब हम सोइंग करने जाएंगे 15 से 20 दिन पहले डाल दिया तो ये इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये एक्टिव हो जाएंगे, और 15 से 20 दिन के अंदर ही कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, कुछ फास्फोरस को सोलबलाइज करेंगे। तो जब हम सोइंग करेंगे 15-20 दिन बाद खेत में, तो वो हमको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाएगा, जो जर्मिनेट हो रहे हैं सीड्स, जो पौधे बढ़ रहे हैं उनको मिल जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको हमें 15 से 20 दिन पहले अप्लाई कर देना चाहिए। FYM के साथ मिला के इसकी डोज आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है, डोज बढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप फील्ड तैयार कर रहे हैं उस समय इसको मिक्स कर दीजिए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड, बट इन केस ऑफ सॉइल एप्लीकेशन वी हैव टू केयरफुल, हमें बहुत केयरफुल होना है कि केमिकल फर्टिलाइजर के साथ बिल्कुल भी ना मिले। एंड बायो फर्टिलाइजर आर नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आप ये ना सोचें कि बायो फर्टिलाइजर हम डाल देंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, बायो फर्टिलाइजर डालने से केमिकल फर्टिलाइजर की डोज को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और इसका इफेक्ट 1 साल में रियलाइज नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 साल बाद हमें इसके इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। एंड नॉट ओनली दे इंक्रीज द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, दे आल्सो हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट आल्सो। दे इंक्रीज द हार्मोन, दे इंक्रीज द विटामिन, दे सप्रेस द अदर हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगस, जो डिसीज करते हैं उनकी बैक्टीरिया फंगस को भी ये कम कर देते हैं। तो वो लेक्चर को आप जरूर देखिए, बायो फर्टिलाइजर का एडवांटेजेस एंड कॉन्स्टेंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर, वो वीडियो है, अपलोड है, उसको देखिए आप। तो प्ले लिस्ट में है सॉइल फर्टिलिटी में, तब आपको बायो फर्टिलाइजर के एडवांटेजेस समझ में आएंगे। और ये मैंने आपको बताया है टाइम एंड मेथड। तो सीड ट्रीटमेंट कब करना है, सीड ट्रीटमेंट सोइंग से जस्ट पहले कर देना है, सीडलिंग ट्रीटमेंट भी वही समय करना है, सॉइल एप्लीकेशन को करना है ड्यूरिंग द फील्ड प्रिपरेशन, और इफ पॉसिबल देन 15 to 20 days बिफोर सोइंग। और ये डोज मैंने आपको बताई है। तो हमको हर क्रॉप में बायो फर्टिलाइजर को यूज करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर आर एडवांटेजेस, दे आर बेनिफिशियल, दीज आर नॉट हार्मफुल। अगर हम इनकी डोज को बढ़ा देते हैं तो कोई हार्म नहीं होगा सॉइल में, और पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही हमें एडवांटेज होगा। तो इसको 5 kg को आप 10 kg भी कर सकते हैं, लेकिन जब सॉइल एप्लीकेशन करें तो डायरेक्टली ना करें। FYM में सड़ी हुई गोबर की खाद में इसको मिला करके अच्छी तरह से ही छिड़कें, ताकि जो प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो सके। अगर आप डायरेक्ट खेत में डाल देंगे तो सॉइल में पहले से जो बैक्टीरिया हैं हार्मफुल, वो इनको बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी अडॉप्टेड है उस सॉइल के अंदर, वो पहले से उसमें उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जैसे हम बाहर से डालेंगे इनको बढ़ने नहीं देंगे, तो हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए हमको FYM के साथ ही प्रॉपर मिक्स करके इसको डालना चाहिए। देन अगर हम इसको जैसे यूज़ करते हैं, देन वी कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द बायो फर्टिलाइजर। थैंक यू वेरी मच।